नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 25 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे। और आप तो जानते ही हैं कि आजकल एग्जाम्स में एमसीक्यूज करंट अफेयर से रिलेटेड कितने पूछे जाते हैं। तो ये एमसीक्यूज की जब तक हम प्रैक्टिस ना करें तो कोई भी एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करना है और आपको जो भी आंसर सही लगते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए तो लेक्चर की शुरुआत करें। जो हमें 25 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर या पहली न्यूज देखने मिल रही है वो है इथिलीन ऑक्साइड को लेके, और इसका जो सिलेबस जाता है वो करंट इवेंट में जाता है या फिर आपको यहाँ पे साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हुआ क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे FSSAI कहा जाता है, वो एक कंडक्ट करने वाला है चेक, प्रोडक्ट चेक करने वाला है जो कि मसालों के प्रोडक्ट है, मसालों के ब्रांड है उनके कुछ प्रोडक्ट्स। तो स्पाइस ब्रांड्स जो है जैसे बहुत फेमस है इंडिया में MDH और एवरेस्ट के जो भी प्रोडक्ट्स है उसको चेक किया जाएगा FSSAI द्वारा। क्योंकि हांगकांग में हुआ क्या है, हांगकांग और सिंगापुर में लास्ट वीक ये कहा गया है कि 4 उनके स्पाइस मिक्स जो थे, 4 जो प्रोडक्ट्स थे उसमें हाई लेवल ऑफ कार्सिनोजेन इथिलीन ऑक्साइड था। कार्सिनोजेन यानी जिससे कैंसर हो सकता है, इस तरह का इथिलीन ऑक्साइड उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पाया गया उन मसालों में। इसलिए अब उनकी क्वालिटी चेक होने वाली है इंडिया में और पता चलेगा अब असलियत क्या है। बैकग्राउंड अगर देखा गया तो FSSAI जो है डजंट परमिट यूज़ ऑफ इथिलीन ऑक्साइड इन एनी फूड प्रोडक्ट, और यहाँ पे सिंगापुर और हांगकांग से कहा जा रहा है कि इनके जो प्रोडक्ट्स है उसमें इथिलीन ऑक्साइड था। तो ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ है। अब इथिलीन ऑक्साइड होता क्या है ये सबसे पहले जान लेते हैं। इथिलीन ऑक्साइड एक पेस्टिसाइड है जिसको क्लासिफाई किया गया ग्रुप 1 कार्सिनोजेन बाय इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। उन्होंने इसको ग्रुप 1 में डाला, यानी बहुत खतरनाक एक पेस्टिसाइड है जिससे कैंसर हो सकता है, यानी इसके सफिशिएंट एविडेंसेस मिले हैं कि इससे कैंसर होता है। इट इज़ यूज बाय स्पाइस इंडस्ट्री, है ना, इसको स्पाइस इंडस्ट्री वाले यूज़ करते हैं फ्यूमिगेंट करके, जिससे रिड्यूस होता है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, यानी जल्दी ये खराब नहीं होंगे, जल्दी कंटेमिनेशन इनका नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पे आपको ये देखने मिलता है। तो जैसे कि कुछ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होता है, जैसे कि ई कोली करके है या फिर सैल्मोनेला करके है, ये जो है इनके चलते ये स्पाइसेस ख़राब हो सकते हैं, इसलिए उसमें ये स्पाइस इंडस्ट्री यूज़ करती है इथिलीन ऑक्साइड को। ये इथिलीन ऑक्साइड जो होता है कलरलेस और हाईली फ्लेमेबल होता है, और ये काफ़ी रिएक्टिव गैस होता है जिससे बैक्टीरिया मर जाता है, वायरसेस और फंगी भी मर जाते हैं, और ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल करके इसे यूज़ किया जाता है। इथिलीन ऑक्साइड जो होता है वो DNA को भी डैमेज कर सकता है। जब स्टेरिलाइजेशन की प्रोसीजर होती है तब अगर ये यूज़ किया गया तो DNA को भी डैमेज कर देगा। तो यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है कि लो लेवल एक्सपोजर जो अगर होगा, अगर बहुत कम एक्सपोजर हुआ है बहुत कम लेवल में, तो स्पाइसेस या जो स्पाइस ब्लेंड होता है, तो यहाँ हम कहेंगे कि जो हाउस होल्ड कुकिंग में हम यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल डिशेस में, तो अगर बहुत कम यूज़ हुआ है तो रिस्क काफ़ी ओकेजनल है, यानी बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा भी हमें पता चलता है। तो हम कहेंगे इससे क्या हो सकता है, क्रोनिक परसिस्टेंट एक्सपोजर, अगर बहुत समय तक ये होता रहा तो फिर इंक्रीज हो जाती है रिस्क कि कैंसर हो सकता है, जैसे ल्यूकेमिया, स्टमक कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है काफ़ी लंबे समय तक अगर यूज़ हो तो। काफ़ी छोटे समय में तो ऐसे कुछ होगा नहीं, ऐसा भी कहा जाता है, और काफ़ी कम क्वांटिटी में भी ये उतना इफेक्ट नहीं करता है। इसी के साथ साथ इससे रेस्पिरेटरी इरिटेशन भी होता है, यानी सांस लेने में तकलीफ होती है, लंग में इंजरी होती है, हेडेक होता है, नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया, ब्रीथ जो है वो ऐसे सांस लेने में तकलीफ जैसी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिलती है। और इथिलीन ऑक्साइड जो होता है इसको यूरोपियन यूनियन ने तो 2011 में बैन कर दिया था कि इसको हम फूड में यूज़ नहीं कर सकते और एनिमल फीड में भी यूज़ नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज जो है उसके दौरान यहाँ पे हम इसको फूड में यूज़ नहीं कर सकते। और इथिलीन ऑक्साइड जो होता है वो अगर हम यूज़ करोगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कहाँ यूज़ होता है, तो ये कहीं ना कहीं डिसइंफेक्शन करके या फिर मेडिकल डिवाइसेस में ही ये यूज़ होता है। कुछ मेडिसिनल इसकी जो एक्टिविटीज़ इससे करानी है उसके लिए ये यूज़ हो सकता है, बाकी बहुत सारी जगह पे इथिलीन ऑक्साइड जो होता है वो यूज़ नहीं होता है। अब एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ई कोली जो है,
इस्चेरिचिया कोली करके है। ये बैक्टीरियल स्ट्रेन है जो कॉमनली इंटेस्टाइन में मिलता है लोगों के और एनिमल्स के। हम कहेंगे जब भी कुछ फेशियल वेस्ट होता है, यानी हम फेकल वेस्ट होता है, यानी हम कहेंगे कि जो भी वेस्ट जनरेट करते हैं कैटल या ह्यूमन, उसमें भी ये पाया जाता है। सैल्मोनेला करके जो है ये बैक्टीरिया है जो कि फूड बॉर्न इलनेस है, जिसको सैल्मोनेलोसिस कहा जाता है। यानी हम कहेंगे कि ये भी एक बैक्टीरिया है जो कि खाने से फैलता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सैल्मोनेला जो है उसको एक बहुत बड़ा कॉज बताता है डायरिया डिसीज़ के। तो डायरियल डिसीज़ जो भी है उसके बहुत बड़े कॉज बताता है। और इंडिविजुअल्स जो है जिनमें सैल्मोनेलिसिस होता है वो कहीं ना कहीं सिम्टम्स उनके अंदर दिखने लगते हैं, जैसे नौसिया हो गया, डायरिया हो गया, फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गया, पेट में क्रैम्प्स आना 12 to 72 आवर्स आफ्टर आता है। जब ये इन्फेक्शन हो जाता है ना, उसके 12 से 72 घंटे के बाद आपको ये सब चीज़ें महसूस होने लगती है अगर हमारे बॉडी में सैल्मोनेला जो है ये चले जाता है तो खाने के थ्रू। तो ये दोनों बहुत खतरनाक है और ये हम कहेंगे इनको ख़त्म करने के लिए जो इथिलीन ऑक्साइड होता है, इनसे ये जो होता है जो फूड को ख़राब करते हैं, इसके लिए इथिलीन ऑक्साइड का कभी कभी यूज़ किया जाता है, बट ये भी अच्छा नहीं, इससे कैंसर होता है। तो इस तरह से इथिलीन ऑक्साइड जो ये न्यूज़ में रहा और इसका जो सोर्स था वो था इंडियन एक्सप्रेस। चलिए अब दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं और दूसरी न्यूज़ जो है वो ग्रीन फाइनेंसिंग को लेके है। ग्रीन यानी यहाँ पे एनवायरमेंट आ गया, फाइनेंसिंग यानी यहाँ पे इकोनॉमी आ गया, यानी एनवायरमेंट और इकोनॉमी दोनों जगह पे ये कहीं ना कहीं सिलेबस जाता है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड जो होता है, उन्होंने रिसेंटली अपनी एक क्लाइमेट स्ट्रेटेजी बनाई है 2030 की, 2030 की एक क्लाइमेट स्ट्रेटेजी बनाई गई है जिसमें यही कहा गया है कि इंडिया जो है वो उसको कहीं ना कहीं ग्रीन फाइनेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये ग्रीन फाइनेंसिंग क्या है ये तो हमें पता ही चल जाएगा, बट बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि नाबार्ड का ये जो क्लाइमेटिक स्ट्रेटेजी है 2030 की, वहाँ पे 4 की पिलर्स है जिसमें आता है एक्सेलरेटिंग ग्रीन लेंडिंग अक्रॉस सेक्टर्स, है ना। तो ग्रीन लेंडिंग यानी जो एनवायरमेंटली अच्छे है ऐसे चीज़ों को लेंड करना, ऐसे चीज़ों को कहीं ना कहीं उधार लेना, ये भी अब आपको पता चलेगा कैसे। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के लिए जो अच्छी चीज़ें उसके लिए लोन लेना, ऐसा समझ रहिए। और उसी के अलावा मार्केट मेकिंग रोल बहुत बड़ा करना है, यानी हमें कहीं ना कहीं ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन करना है और रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना है, यानी हमें ऐसे रिसोर्सेज को ज़्यादा बहुत यूज़ नहीं करना है और कहीं ना कहीं हमें ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी हमें एक ऐसा देश बनाना है जिसमें पोल्यूशन कम हो या फिर हम एनवायरनमेंट के चलते काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट कर पाए, यही चीज़ें होती है। तो ग्रीन फाइनेंसिंग क्या होती है ये सबसे पहले समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ग्रीन फाइनेंसिंग यानी एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस होते हैं उनको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है जिससे हमें एनवायरमेंटल आउटकम अच्छे मिलते हैं, यानी इससे हमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होगा या इन्वायरमेंटली सब चीज़ें अच्छी होती रहेगी, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। उसके रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोन्स या फिर डेट्स जो होते हैं ये दिए जाते हैं, यानी एक तरह से समझ जाइए उधार दिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं जिससे हम ग्रीन प्रोजेक्ट जो है एनवायरमेंटली जो अच्छे हैं, एनवायरमेंट के लिए जो अच्छे प्रोजेक्ट्स है उसका यूज़ करें, जिससे पेड़ कम काटे जाएंगे, पोल्यूशन कम होगा, ऐसे चीज़ों पर इन्वेस्ट करते रहेंगे और क्लाइमेट इम्पैक्ट जो है वो प्रोजेक्ट्स का, हम जो भी रेगुलर प्रोजेक्ट्स है उसका कम करने की कोशिश करेंगे ऐसे चीज़ों पे इन्वेस्ट करके। तो इसका पर्पस यही है कि हमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो है वो एनवायरमेंटल गोल के साथ जोड़नी है, यानी हमें जो भी देश में हमें जो भी डेवलपमेंट करना है वो एनवायरमेंट के साथ साथ मिलके करना है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है जिसमें कहा जाता है कि डेवलपमेंट प्रायोरिटीज जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। सस्टेनेबल यानी हमें रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, हमें पेड़ कम काटना है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म ना करते हुए जो डेवलपमेंट करना है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इस तरह का डेवलपमेंट हमें करना है, ऐसा एक यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, तो ये भी पूरा हो जाएगा। अब ग्रीन फाइनेंस प्रोजेक्ट के काफ़ी सारे हम कहेंगे कि एग्जाम्पल्स भी रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट्स पे फंडिंग करनी होगी, वहाँ पे पैसे लगाने होंगे, जैसे हम कहेंगे सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गई, है ना। ऐसी एनर्जी जो रिन्यूएबल है, जो जल्दी रिन्यू हो जाती है, जैसे सोलर आपको पता है रिन्यूएबल है, विंड एनर्जी रिन्यूएबल है, टाइडल एनर्जी रिन्यूएबल, तो ऐसे एनर्जीज़ का यूज़ करना है। पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के ऊपर हमें फाइनेंस करना है, जैसे हमें क्लीनर प्रैक्टिस को यूज़ करना है, पोल्यूशन कम हो ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करना है, उसके ऊपर हमें खर्च करना है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना है, यानी बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व हो जाए और प्रोटेक्ट हो जाए, ऐसे कुछ एफर्ट्स हमें डालना है। बायोडाइवर्सिटी
बायोडाइवर्सिटी यानी बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के जो स्पीसीज़ है उन्हें हमें ख़त्म ना करते हुए कहीं ना कहीं हमें डेवलपमेंट करना है, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। सर्कुलर इकोनॉमिक इनिशिएटिव होनी चाहिए, यानी यहाँ पे देखिए जो रिसोर्स एफिशिएंसी या वेस्ट रिडक्शन यहाँ पे हमें बनाना है। सर्कुलर यानी जो चीज़ें हम फेंकने वाले हैं उसको ही फिर से यूज़ करना है, इकोनॉमी में फिर से यूज़ करना है ना, रीयूज़ रिसाइकल ये करते रहना। तो ये होगा एक सर्कुलर इकोनॉमिक इनिशिएटिव। वेस्ट को रिड्यूस करेंगे हम तो एनवायरमेंट अच्छा रहेगा, या फिर कचरा ही होते रहेगा। सस्टेनेबल यूज़ करना है नेचुरल रिसोर्सेज का और लैंड का, जैसे हम कहेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज पेड़ पौधे जो भी है या फिर लैंड है, इनका हमें बहुत अच्छा यूज़ करना है, इसे वेस्ट नहीं होने देना है। तो एनवायरमेंट को कंजर्व करते हुए ही हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, ऐसा बैलेंस बना के रखना है। ऐसे कुछ ग्रीन फाइनेंस प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब तो ये जो सोर्स था ग्रीन फाइनेंसिंग को लेके, इसका जो ये जो करंट अफेयर था ग्रीन फाइनेंसिंग को लेके, इसका सोर्स था द हिंदू। नेक्स्ट जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है इंग्लिश चैनल को लेके, और इसका सिलेबस जाता है ज्योग्राफी में। रिसेंटली 5 असाइलम सीकर जो होते हैं उनकी डेथ हो गई है जब वो इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर रहे थे फ्रांस से ब्रिटेन जाने के लिए, और एक बोट थी स्मॉल ओवर क्राउडेड बोट, उसमें वो जा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक असाइलम लेने आए थे, यानी वो कहीं ना कहीं रहने आए थे। असाइलम असाइलम सीकर कौन होते हैं? जो रिफ्यूजीज होते हैं, जो एक देश से दूसरी जगह जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, या वो दूसरे देश में आपकी जगह ढूंढते हैं जब वो अपना देश छोड़ लेते हैं, वो असाइलम सीकर होते हैं। तो 5 असाइलम सीकर थे जो इंग्लिश चैनल से जा रहे थे, और इंग्लिश चैनल से वो कैसे जा रहे थे? तो वो जा रहे थे फ्रांस से, और फ्रांस से वो ब्रिटेन पहुंच रहे थे, और यहाँ पे एक छोटी सी बोट थी ओवर क्राउडेड बोट, तो उसमें इनकी डेथ हो गई है। तो रिसेंट ईयर्स में देखा गया कि इंग्लिश चैनल जो है ये फोकल पॉइंट है जहाँ से माइग्रेशन और असाइलम सीकर जो होते हैं वो अटेम्प्ट करते हैं यूके पहुँचने का। काफ़ी अलग अलग देशों से वो यूके पहुँचने की कोशिश करते हैं, जैसे फ्रांस से भी इजीली आप इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके यूके पहुँच सकते हैं, ब्रिटेन पहुँच सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये डेंजरस जर्नी लेते हैं, और उनको यही है कि सेफ्टी और बेटर अपॉर्चुनिटी वहाँ जाके हमें मिलेगी यूके में, इसलिए वो यहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बहुत छोटी बोट में बहुत लोग जाते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए इंग्लिश चैनल फिर से न्यूज़ में आ गया। इंग्लिश चैनल जिसको ला मांचे भी कहा जाता है, ये एक तरह से देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशन का एक आर्म है। ये अटलांटिक ओशन में ही आपको देखने मिलता है, ये अटलांटिक ओशन है और ये इंग्लिश चैनल है। तो आपको ये अटलांटिक ओशन में देखने मिलेगा। ये सेपरेट करता है सदर्न इंग्लैंड को नॉर्दर्न फ्रांस से। ये सदर्न इंग्लैंड है और ये नॉर्दर्न फ्रांस है, इन दोनों को सेपरेट करता है कहीं ना कहीं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल की अगर बात करें तो वो हम कहेंगे कि सदर्न पार्ट जो है नॉर्थ सी का, हम कहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ डॉवर से तो नॉर्थ ईस्टर्न एंड तक पहुँचता है। तो हम कहेंगे सदर्न पार्ट जो है नॉर्थ सी का वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ डॉवर, इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में स्ट्रेट ऑफ डॉवर, ये जो आपको देखने मिल रहा है यहाँ से आपको ये पहुँचते हुए दिखता है। देखिए नॉर्थ सी और ये स्ट्रेट ऑफ डॉवर ये है। तो ये पास, ये नॉर्दर्न सी से अगर आपको इंग्लिश चैनल जाना है तो स्ट्रेट ऑफ डॉवर के वाया होते हुए आप इंग्लिश चैनल में एंटर कर सकते हैं। नोटेबली ये बिजीएस्ट शिपिंग एरिया है वर्ल्ड का, सबसे ज़्यादा शिप्स यहीं से आना जाना करती है। और हिस्टोरिकली अगर देखा गया तो ये जो चैनल है इसका बहुत बड़ा रोल है कि ब्रिटेन की नेवल सुप्रीमेसी रही है, क्योंकि ब्रिटेन के पास ये चैनल था, इसलिए ब्रिटेन अपने नेवी को ईजिली यहाँ से वहाँ लेके जा सकता था और यहाँ पर अपने नेवी को डिफेंस करके खड़ा कर सकता था। तो एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म भी है ये यूके के लिए, जो कि इन्वेजन से उसको बहुत ज़्यादा बचाव करता है। जैसे नेपोलियनिक वॉर हुए थे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुए थे, ये सब के वक्त उन्होंने नेवी का यहाँ पे इंग्लिश चैनल पे बहुत अच्छा यूज़ किया था। तो ये इंग्लिश चैनल जो है ये न्यूज़ में रहा और इसका सिलेबस जाता है ज्योग्राफी में, और ये जो सोर्स था इसका सोर्स था रॉयटर्स। अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है, अगली जो न्यूज़ देखने मिल रही है वो है वॉयेजर फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट को लेकर, और इसका सिलेबस जाता है साइंस में। नासा का वॉयेजर फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट जो होता है वो हैज़ बिगन सेंडिंग रीडेबल कम्युनिकेशन। अब उसको जो भेजा गया था वो कुछ हमें कम्युनिकेशन भेज रहा है, अगेन आफ्टर मंथ ऑफ ट्रांसमिटिंग गिबरिश बैक टू द अर्थ, है ना। तो हम कहेंगे कि यानी यहाँ पे हम कहेंगे कि 1 महीने पहले ऐसा चल रहा था कि भाई अर्थ तक वो अपने मैसेजेस नहीं भेज पा रहा था, कम्युनिकेशन नहीं भेज पा रहा था, कुछ तो भी ग्लिच था। तो ये जो ग्लिच था ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है और अब वो भेज पा रहा है। बैकग्राउंड ये है कि नासा का जो वॉयेजर फ्लाइट टीम है उनको एक ग्लिच देखने मिला था नवंबर में, और उन्होंने इस पे वर्क किया था कि प्रॉब्लम को फिक्स कर सके कोड से, और सक्सेसफुली रिटर्न ऑफ रीडेबल डेटा जो है ये कहीं ना कहीं भेज सके। तो ये अभी उन्होंने करके दिखाया है। तो हम कहेंगे ये वॉयेजर फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट क्या है। वॉयेजर फर्स्ट जो होता है इसको लॉन्च किया था नासा ने
सितंबर 5 1977 को। वोएजर फर्स्ट जो होता है ये वोएजर प्रोग्राम का ही पार्ट है, जिसमें वोएजर 2 भी आता है। वोएजर प्रोग्राम में 2 वोएजर भेजे जाते हैं, वोएजर 1 और वोएजर 2। तो वोएजर 1 और वोएजर 2 यहाँ पे भेजे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव यही था कि सोलर सिस्टम, आउटर सोलर सिस्टम यानी सोलर सिस्टम के बाहर की जो चीज़ें हैं उसको स्टडी करना, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर की एंड बियॉन्ड, जैसे हम कहेंगे फ्लाई बाइज ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, इसके आसपास की चीज़ें हमें स्टडी करना था। डिस्कवरीज हमने क्या क्या डिस्कवर की, इसने एक थिन रिंग डिस्कवर की थी जुपिटर के आजू बाजू जो आपको देखने मिलती है, और 2 नए जोवियन मून्स उसने डिस्कवर किए थे, एक है थेबे और एक है मिटिस। सैटर्न में अगर देखा गया तो उसने 5 नए मून ढूंढ के निकाले थे और नई रिंग भी ढूंढ के निकाली थी, जिसको जी रिंग कहा जाता है। इंटरस्टेलर अचीवमेंट भी आपको देखने मिलती है। वोएजर फर्स्ट जो होता है वो फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट था जिसने हेलियोस्फीयर जो होता है वो क्रॉस कर लिया और वो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया था अगस्त 2012 में। अगर आप सोच रहे कि हेलियोस्फीयर क्या है और इंटरस्टेलर क्या है, तो ये दोनों भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हेलियोस्फीयर होता है ये हमारे कहीं ना कहीं जो सोलर सिस्टम है उसका पार्ट होता है। सोलर सिस्टम के अगर आप बाहर निकलना चाहते हो तो फिर आपको बाहर निकलना होगा और उसके बाद आप पहुंच जाते हो इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर जो होता है वो एक एरिया होता है स्टार्स के बीच का, बट वो काफ़ी खाली एरिया होता है। हमारे सोलर सिस्टम से तो आप बाहर निकल जाते हो, बट स्टार्स के बीच का एरिया जो होता है इंटरस्टेलर एरिया होता है। तो ये पहला ऐसा ह्यूमन मेड था एक प्रोजेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे पहुँचा। करंट स्टेटस यही है कि इट इज़ मोस्ट डिस्टेंट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट। अब तक सबसे दूर रहने वाला ये ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है, अर्थ से दूर रहने वाला, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है इससे कि ये डेटा हमें भेजते रहे एटलीस्ट 2025 तक। बीच में ये आना बंद हो गया था बट फिर से शुरू हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। गोल्डन रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे गोल्डन रिकॉर्ड है, यानी हम कहेंगे इसमें गोल्डन रिकॉर्ड होते हैं जैसे साउंड्स, इमेजेस, ये सब भी हमें यहाँ से पता चलते हैं। इससे पता चल सकता है लाइफ और कल्चर जो है अर्थ पे वो क्या होगी। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हमें भेजता है और हमें ये पता चल जाता है कि अर्थ भी कितनी अच्छी है। तो हम वोएजर फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट जो ये न्यूज़ में रहा और इसका जो सोर्स था वो था लाइव साइंस। अब अगला जो हमें करंट अफेयर, अगली जो न्यूज़ देखने मिलती है वो है क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन राइट्स से। क्या आप जानते हैं ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट चेंज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है? अगर नहीं तब आपको पता चल जाएगा। इसका सिलेबस जाता है GS2 और GS3 में, क्योंकि GS2 की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात हो जाएगी, ठीक है, और अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो एनवायरमेंट की बात हो जाएगी, यानी GS3 की। तो ह्यूमन राइट्स यानी गवर्नेंस पॉलिटी का पार्ट बन जाता है और क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट का पार्ट बन जाता है। अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो उन्होंने ये कहा कि राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज जो है, यानी सबको एक राइट है कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगा क्लाइमेट चेंज से। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे आपको प्रोटेक्शन लेने का अधिकार है। तो ये अगर नहीं मिलता है तो ये आपका फंडामेंटल राइट टू लाइफ को इम्पैक्ट करता है, जो कि आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू लाइफ आपको कैसी होना, अच्छी होना, एक अच्छी जगह होना, यानी क्लाइमेट चेंज के बिना और अच्छे क्लाइमेट में आपको लाइफ होना। तो फंडामेंटल राइट को इम्पैक्ट करेगा, इक्वालिटी को इम्पैक्ट करेगा, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे हुआ क्या, बैकग्राउंड, द आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वर पार्ट ऑफ अ वर्डिक्ट। तो एक वर्डिक्ट सुनाया गया था 3 जज बेंच का, जिसके हेड थे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो उन्होंने एक वर्डिक्ट सुनाया, हियरिंग ए केस ऑन कंजर्वेशन ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेजर फ्लोरिकॉन। ये दोनों जो स्पीसीज है इनको बचाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए एक केस थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आई है, उसी के ऊपर ये सब बातें चली है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन राइट्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हैं। क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली लोगों के राइट टू लाइफ को अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन रहे तो हरिकेन्स आते हैं, फ्लड्स आती है, आंधी तूफान आते हैं, जिससे लाइफ लोगों की खत्म हो सकती है, लोगों की प्रॉपर्टी खत्म हो सकती है। तो आप यहाँ पे देख ही रहे कि इन चीज़ों के कारण किस तरह से हमारी लाइफ इफेक्ट हो सकती है। तो ये एक क्लाइमेट चेंज इस तरह से डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करता है वाटर सोर्सेस को, जिससे पानी की कमी आपको देखने मिलती है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इससे पानी की भी कमी देखने मिल रही है, पानी खराब होते जा रहा है। इस कारण लोगों का राइट टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन ये भी खराब हो रहा है, लोगों को ड्रिंकिंग वाटर अच्छा नहीं मिल रहा है और इस कारण हेल्थ इश्यूज बहुत सारे देखने मिल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ाता है, क्योंकि अगर देखा गया तो हीट वेव्स बहुत सारी आती है और हीट रिलेटेड इलनेस, डेथ ये आपको देखने मिलते हैं। तो राइट टू हेल्थ ये भी आपका तोड़ा जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं, तो क्लाइमेट चेंज के चलते जो इवेंट्स होते हैं उससे सी लेवल बढ़ जाता है, बर्फ़ पिघलती है और
टेम्परेचर बढ़ने के कारण और जो सी लेवल है वो बढ़ने लगता है। इस कारण हमें बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती है जिससे लोगों के यहाँ पानी घुस रहा है, लोग अच्छे से रह नहीं पा रहे, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, कहीं कहीं पे बारिश नहीं आ रही है, तो लोगों को छोड़ना पड़ रहा है अपने घर और उनको माइग्रेट होना पड़ रहा है अपने घर से बाहर। तो ये ह्यूमन राइट्स का तोड़ना ही हो गया, क्योंकि आपको राइट टू रेसिडेंस है, राइट टू सीक असाइलम है, तो ये नहीं मिल रहा है। अगला है क्लाइमेट चेंज जो होता है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ को, जो हेवीली नेचुरल रिसोर्सेस पे रिलाय करती हैं। यानी नेचुरल रिसोर्सेस कहीं ना कहीं ख़राब होते जा रहे क्लाइमेट चेंज के कारण, और उनका लाइवलीहुड नहीं चल पा रहा, कल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं चल पा रही, जिस कारण राइट टू लाइवलीहुड जो है, जैसे फार्मिंग वो नहीं कर पा रहे। तो लोगों का राइट जो है, राइट टू लैंड, रिसोर्सेस, कल्चरल हेरिटेज, ये सब वायलेट हो रहा है, क्योंकि लोगों को ये सब जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो रही है क्लाइमेट चेंज के चलते। तो देखिए कितना इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का हमारे ह्यूमन राइट्स पे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या इंटरप्रिटेशन रहा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लेके क्लाइमेट चेंज के। सबसे पहले कहा गया आर्टिकल 48A, जिसमें लिखा है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ये दिया हुआ है, तो ये एक DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पूरा होना चाहिए। आर्टिकल 51A जो है, जो कि हम देखते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें कहा गया है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना, वाइल्ड लाइफ को ठीक से रखना हमारी है। उसके अलावा राइट टू बी सेफगार्ड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज से हमें सेफगार्ड मिलेगा। इस तरह की जो बातें कही गई है, ये पहला। दूसरा आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी दी है, यानी यहाँ कहा गया है कि आपको राइट टू लाइफ है, अच्छी लाइफ जीने का मौका आपको मिलना चाहिए। आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। तो कुछ लोगों को कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इक्वालिटी नहीं मिल रही, क्योंकि उन पे क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा इंपैक्ट हो रहा है और कुछ लोगों पे कम हो रहा है। लोगों के लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी छीनी जा रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के चलते वो ये दोनों राइट्स को नहीं, एक तरह से हम कहेंगे कि नहीं उसको यूज़ कर पा रहे। जैसे हमने ऊपर देखा, मैंने आपको ऊपर बताया कि कुछ लोगों के बाढ़ आने के कारण घर चले गए, कुछ लोगों को अपने एरिया छोड़ने पड़े, इस तरह से चीज़ें हैं। यानी ये आर्टिकल में राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी आता है, तो क्लीन एनवायरनमेंट मिलने का भी हमें मौका मिलना चाहिए। इतना नहीं तो राइट अगेंस्ट एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज भी इसमें आता है, तो क्लाइमेट चेंज के भी इंपैक्ट हम पे नहीं होने चाहिए, ये भी यहाँ कहा गया है। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ केस थी 2000 के, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट जो है ये राइट टू लाइफ का ही हिस्सा है। तो इतने सारे आपके फंडामेंटल राइट्स टूट रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सरकार को क्या करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो भी हम कहेंगे मिटिगेशन है या जो भी सॉल्यूशन है वो ढूंढ के निकालना चाहिए। जैसे पोल्यूशन कम करना चाहिए, या फिर हम कहेंगे कि ऐसे चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए जैसे ग्रीन, अभी हमने फंड देखे वो, या फिर हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं अच्छी, जैसे कि क्लीन एनर्जी पे, जिससे पोल्यूशन ना हो। ये सब पे हमें एमिशन कम करने पड़ेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के, तभी सब अच्छे से हो सकता है। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था डाउन टू अर्थ। अब देखते हैं आज के करंट अफेयर से रिलेटेड MCQ। तो अब बारी आज के प्रैक्टिस MCQs को पढ़ने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विथ रेफरेंस टू वॉयेजर first spacecraft, consider the following statement. First, Voyager 1 was launched by ISRO. Second, the primary mission of Voyager 1 was to explore the outer planets of solar system. Which of the statement given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Question number 2 है, English channel separates England from space, France, Germany, Spain, France, Germany या फिर पोलैंड। उसके बाद तीसरा जो हमें क्वेश्चन देखने मिल रहा है वो है, विथ रेफरेंस टू ग्रीन फाइनेंसिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, ग्रीन फाइनेंसिंग एम्स टू अलाइन फाइनेंशियल एक्टिविटीज विथ एनवायरमेंटल गोल। सेकेंड, it encompasses a variety of debt mechanism and investment aimed at promoting the development of green projects. Third, green bonds are common green finance instruments. Which of the statement given above are correct? Only 1, only 2, all 3 या फिर none। अब देखते हैं जो हमने पिछले करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके सही आंसर क्या है। तो आंसर जो है वो है क्वेश्चन 1 का B, क्वेश्चन 2 का C और क्वेश्चन 1 का D। जिन्होंने ये पूरे क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दिए हैं उनका नाम है शीतल मेश्राम। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको
आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbedi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहाँ भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।